तो अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंड एस, ठीक है ना। सिंपल टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंड एस। ओके, पहला हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स देख लेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंड एस पहले हम करेंगे, उसके बाद हम अपने सारे इंड एस पढ़ लेंगे। सिंपल है। सीए फाइनल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सीए फाइनल की, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। देखो, एक होता है एएस, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और एक होता है इंड एस, ठीक है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, कई जगहों पे हम ये अप्लाई करते हैं, कई जगहों पे हम ये अप्लाई करते हैं। सिंपल बात समझ लो, ये अप्लाई होते हैं स्मॉल कंपनीज़ पे, कह लो सिंपल सा, अभी के लिए याद रखने के लिए बहुत है। और ये अप्लाई होते हैं बिग या फिर लार्ज कंपनीज़ पे, ठीक है ना। ओके, एएस तुमने इंटर वगैरह के टाइम पे देखे होंगे, है ना। और इंड एस का नाम सुना होगा, पर हम फाइनल में इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है ना, फाइनल में। और फाइनल मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इंड एस का ही है सारा का सारा, ठीक है। ये तुम्हें मैं बेसिक ब्रीफ बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं सीधा सीधा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी, ठीक है ना। क्या बात करेंगे, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी किसकी, इंड एस की। कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी के केस में। दो केसेस है, याद रखना। पहले हम केस ए की बात करें, दैट इज़ कंपनीज़। कंपनीज़ की बात करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो कंपनी के केस में क्या होता है, देखो इंड एस मैंने ऊपर क्या बताया तुम्हें, ऊपर मैंने यही बताया ना कि एएस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो स्मॉल कंपनीज़ पे है ना। और जो इंड एस है वो बिग कंपनीज़ में, लार्ज कंपनीज़ में। लेकिन कोई कैटेगरी तो होगी ना कि कैसे एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है, ठीक है ना। वो अभी हम बात करने वाले हैं, कैसे एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है, क्या सीन है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो केस ए हम बात कर रहे हैं कंपनीज़ की, ठीक है ना। तो कंपनी के केस में क्या होता है, कैटेगरीज है। एक आ गया वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। मतलब किसी कंपनी, कोई कंपनी है, उसका मन कर रहा है कि वो इंड एस फॉलो करे, ठीक है ना। मन कर रहा है किस चीज़ का, टू फॉलो इंड एस, टू फॉलो, चलो छोड़ो ये यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। कंपनी का मन कर रहा है इंड एस फॉलो करने का, ठीक है ना। तो इसलिए वो वॉलंटरीली बेसिस पे क्या कर सकती है, अपनी इंड एस फॉलो कर सकती है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब दूसरा होता है मैंडेटरी बेसिस। दूसरा क्या होता है, मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी बेसिस। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हम ध्यान से। मैंडेटरी बेसिस क्या बात कर रहा है। अब मैंडेटरी मतलब कंपल्सन है ना, का मतलब हुआ इसका बाबू कंपल्सन है। अब ये कंपल्सन किस हिसाब से है वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब कंपल्शन में हमारे पास दो फेजेस हैं, याद रखना। कंपल्शन में क्या है, हमारे पास दो फेजेस हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना टाइम लूँगा हल्का सा समझाने में इनको, फिर उसके बाद तुम कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आराम से चलेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस होता है। अगर एक बारी में समझ आ गया तो ठीक है, आ जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे अच्छे से। देखो क्या है यहाँ पे, फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है। क्या है यहाँ पे, फेज़ 1 फेज़ 2, फेज़ 2। ओके, अब क्या बात करते हैं ये लोग कि फेज़ 1 की एक डेट है एप्लीकेबिलिटी। देखो ऊपर वाले की भी डेट है, वो मैंने अभी लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डेट के लिए एक जगह छोड़ देंगे, क्योंकि वो कब से एप्लीकेबल है वो भी तो पता होना चाहिए ना। वो एप्लीकेबिलिटी की जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब पहले हम बात करेंगे फेज़ 1 में कौन सी कंपनीज आती है। फेज़ 1 में कंपनीज आती है कौन सी, ठीक है। फेज़ 1 में आते हैं कंपनीज कोई भी हो, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो,
यानी कि ऑल कंपनीज, ठीक है ना। लिस्टेड क्या होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड का मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, ठीक है ना, ये मतलब है। और जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती कंपनीज, वही 2 कैटेगरी की कंपनीज होती है हमारे पास, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, उनका क्या, उनका इस पेन से करेंगे, उनका नेटवर्थ इक्वल टू और ग्रेटर देन 500 CR, याद रखना, ठीक है। फेज 1 में कौन सी कंपनीज आती है भैया जी, ऑल कंपनीज। यहाँ पे सिंपल मैं छोटा सा वर्ड भी लिख रहा हूँ, ऑल कंपनीज, ठीक है ना। ऑल कंपनीज चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, जिनका नेटवर्थ जो ग्रेटर देन है 500 करोड़ से, ठीक है ना। नेटवर्थ जो है ज़्यादा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जो नेटवर्थ है वो ज़्यादा है या फिर इक्वल है, और इक्वल है किसके, 500 करोड़ के, ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया हमारे पास पहला रूल। ओके है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं डेट की बात नहीं कर रहा, डेट की बात करेंगे अभी हम बाद में, ठीक है ना। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड केस यहाँ पे आ गया है ना, फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 में भैया जी 2 कैटेगरीज़ हैं। फेज़ 2 में क्या है भैया जी, 2 कैटेगरीज़ है फेज़ 2 में। चलो ग्रीन से ही लिख देता हूँ, तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। फेज़ 2 में देखो कंपनीज 2 टाइप्स की हमें बताई है। एक हो गई क्या, लिस्टेड, एक हो गई क्या, अनलिस्टेड। अब इस केस में क्या है, जो लिस्टेड है, जो लिस्टेड है किस पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उनको सभी को, ठीक है ना, ऑल, उनको क्या करना है, इंड एएस फॉलो करना है, इंड एएस फॉलो करना है। ओके, समझ गए बॉस, बड़ा सिंपल है। ऑल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मेंशन कर रहा हूँ, ऑल लिस्टेड कंपनीज को इंड एएस फॉलो करना है विदाउट एनी मतलब झिझक, सीधा कह लो रिस्ट्रिक्शन, या कोई इसमें अमाउंट की लिमिट नहीं है। सीधा है कि जो लिस्टेड है ऑल लिस्टेड को फॉलो करना ही पड़ेगा, जो लिस्टेड है वो फॉलो करेगा, बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना। बात रही अनलिस्टेड की, भैया जी अनलिस्टेड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अनलिस्टेड में इन्होंने कहा है वो कंपनीज जिनकी नेटवर्थ, NW लिख रहा हूँ, नेटवर्थ जो है ग्रेटर और इक्वल टू है 200 CR के, ठीक है। थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं वो, ऑल कंपनीज जिनकी नेटवर्थ जो है, कहाँ चले गए भैया जी आप, इधर आ जाइए ना थोड़ा सा। ऑल कंपनीज, अनलिस्टेड की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, ठीक है। नेटवर्थ जिनकी ग्रेटर और इक्वल टू है 250 करोड़ से, ठीक है। पहले मैंने 200 लिखा था क्या, हाँ 200 लिख लिया था, 250 है, याद रखना 250 करोड़ के। नेटवर्थ याद रखो, नेटवर्थ इज ग्रेटर और इक्वल टू 250 करोड़, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। ओके बॉस। अब आगे बात करेंगे भैया जी, अब मेन पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने बात की कंपनीज़ को क्या है, 2 बेसिस पे है, एक है वॉलंटरी बेसिस पे, एक मैंडेटरी। वॉलंटरी का मतलब सिंपल है, जिसका मन किया भाई मेरा मन कर रहा है मैं करूँगा, मेरा मन कर रहा है मैं करूँगा। मैंडेटरी का क्या मतलब है भाई, कंपल्शन है, तेरे को तो करना ही पड़ेगा। जिसको करना ही पड़ेगा उसकी 2 कैटेगरीज हैं। फेज़ 1 में क्या कहता है, फेज़ 1 में कहता है 500 करोड़, याद रखना। फेज़ 1 में नेटवर्थ की लिमिट क्या है, 500 करोड़। क्या बोलता है वो, चाहे लिस्टेड कंपनी है चाहे अनलिस्टेड कंपनी है, 500 करोड़ के बराबर या 500 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है तो हम क्या करेंगे, इंड एएस को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इंड एएस को फॉलो करेंगे। ये क्या करेगा, इंड एएस को फॉलो करेगा, एप्लीकेबल हो जाएंगे इंड एएस, ठीक है। फेज़ 2 में क्या बोलता है, जो लिस्टेड कंपनीज है वो तो फॉलो करेगी सारी की सारी, ऑल लिस्टेड कंपनीज, ठीक है ना। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए लिमिट है 250 करोड़। कितनी है लिमिट, 250 करोड़ की। जो इक्वल टू और अबव नेटवर्थ होगी 250 करोड़ के, वो फॉलो करेंगे क्या, इंड एएस। समझ गए भैया जी, चार्ट ड्रॉ कर लेना, याद रहेगा आपको। ओके, अब हम बात करेंगे मेन वाली। देखो हमारे पास ये 3 चीज़ें तो आ गई, वॉलंटरी बेसिस, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 मैंडेटरी बेसिस में, ठीक है ना।
लेकिन हमें इसमें एक चीज़ नहीं डिस्कस की है, वो है इनकी डेट्स, एप्लीकेबिलिटी। वो डेट्स लिखनी बहुत ज़रूरी है। अब जो वॉलंटरी बेसिस है वो एप्लीकेबल है, इसको छोटा करो भैया, ये ज़्यादा बड़ा है। ये एप्लीकेबल है अपना 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2015। याद रखना ये 2015 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी। अब बस इसके आगे एक एक साल प्लस करते जाना है। 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 2017। समझ गए? ये डेट्स की बात हो गई। सिंपल है कि नहीं है? एक एक साल बस प्लस करते जाना। 2015 याद रखना। अभी क्या चल रहा है? अभी 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है भैया जी। इससे 10 साल पीछे आ जाओ, 2015 है जी। 2015 से वॉलंटरी बेसिस का रूल आया, फिर 2016 से फेज़ 1 आ गया 500 करोड़ वाला, 2017 से फेज़ 2 आ गया 250 करोड़ वाला, क्योंकि लिस्टेड तो सारी की सारी है ना, अनलिस्टेड की बात की है अभी, ठीक है। समझ गए? अपना इतना काम तो हो गया। ड्रॉ कर लेना ज़रा, लास्ट में रिवाइज भी कर लेंगे एक बार। अब अच्छा, 1-2 पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। वो पॉइंट्स मैं जल्दी से लिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम ध्यान देना। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, ये समझ लो, ठीक है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर, छोटे तो देखते थे ना हम लोग। पॉइंट्स टू रिमेंबर का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि नेटवर्थ कब से कैलकुलेट करनी है। नेटवर्थ हम देखो ईयर की ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेटवर्थ हमने देखनी है 1/4/2014 से। बोलो बोलो, ठीक है ना। मैं थोड़ा एग्जैक्ट लिखा देता हूँ, 1/4/14 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 31 मार्च 14, ठीक है ना। इस डेट से नेटवर्थ चेक करनी है, ठीक है। नेटवर्थ कब से? टू चेक नेटवर्थ कौन सी डेट से करनी है? हमने यहाँ से चेक करनी है, ठीक है ना। ध्यान रखना, नेटवर्थ कहाँ से चेक करनी है, NW नेटवर्थ कहाँ से चेक करनी है? ये वाले ईयर की, 2014 वाले की, 2015 वाले की, 2016 वाले की, 2017 वाले की, ठीक है ना। अब मैं इनका तुम्हें बताऊंगा क्या कहने का मतलब है, मेरा तात्पर्य क्या है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए पॉइंट्स नोट करो। पहला, दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। अगर जब इंड AS एक बार एप्लीकेबल हो जाता है, इंड AS एक बार हम शुरू कर देते हैं, किसको? वंस एप्लीकेबल किसकी बात हो रही है? इंड AS की बात हो रही है, ठीक है ना। अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया, चाहे वो हमने अपनी मर्जी से शुरू कर दिया हो वॉलंटरी बेस, चाहे फेज़ 1 में 500 करोड़ से ऊपर आ गए हो, चाहे हम फेज़ 2 में लिस्टेड बन गए हो तो फॉलो किया हो, या फिर अनलिस्टेड रह के हमारा 250 करोड़ या उसके ऊपर टर्नओवर चला गया हो, तब हमने फॉलो किया हो। लेकिन एक बार फॉलो कर लिया उसके बाद ऑलवेज एप्लीकेबल। ये नहीं होगा कि अगर जैसे फर्स्ट ईयर में मान लो कि मेरी 250 करोड़ से ऊपर की चली गई है नेटवर्थ, ठीक है ना, टर्नओवर नहीं है वो नेटवर्थ है, तो मैंने फॉलो किया, ठीक है ना, फॉलो किया, और सेकंड ईयर में मेरी आ गई 230 CR, और फिर मैं करूँ, इधर से तो डाउन हो गई ना, इसके कंपैरिजन में डाउन हो गई, मैं कहूँ मेरे को इंड AS नहीं फॉलो करना, ऐसा नहीं होता है। इंड AS फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, समझ गए। एक बार एप्लीकेबल हो गया तो मतलब हो गया। ये मैंने बस एग्जांपल दी है, तुम लिखनी हो लिख सकते हो, पर इसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे नोट से, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि थर्ड पॉइंट रहे हमारे पास कि जिस ईयर इंड AS एप्लीकेबल होता है, देखो यार हम 31, देखो हम क्या करते हैं, 31 मार्च 2000 वटेवर का हम देखेंगे नेटवर्थ अपना, किसका? नेटवर्थ देखेंगे, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट ईयर के एप्लीकेबल कब होता है? मतलब हमने नेटवर्थ देखी, अब ये एप्लीकेबल हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर से हम इसको फॉलो करेंगे, याद रखना। जैसे मान लो ये 2016 है, 2016 छोड़ो, 2025 की बात करो, ठीक है ना। हमारा नेटवर्थ यहाँ पे 31 मार्च 2025 तक का नेटवर्थ हमारा हो गया 260 करोड़ मान लो, ठीक है ना। तो हम लोग फॉलो करेंगे 2025-26 में ना, ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट ईयर, समझ गए।
प्रीवियस ईयर कैसे करेंगे ना, उसमें तो हमने अपनी नेटवर्थ चेक किया, ठीक है ना, उसके अगले ईयर हम फॉलो करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो इनकी मैं एग्जांपल्स दूंगा, टेंशन मत लो, कि जिस साल इंडियास की हम नेटवर्थ लिमिट चेक करते हैं और उस टाइम एप्लीकेबल हो जाता है, तो उसके नेक्स्ट ईयर से हम इंडियास फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अगला 4th पॉइंटर है हमारे पास जो हमने बात की स्टॉक एक्सचेंज वाली, स्टॉक एक्सचेंज, उसमें एक कैटेगरी होती है, उसकी एक्सेप्शन है, याद रखना वो क्या है, कैटेगरी क्या है, उसकी एक एक्सेप्शन होती है। क्या होती है भैया जी? एक्सेप्शन, जिसको हम बोलते हैं SME लिस्टिंग, ठीक है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लिस्टिंग जो भी होगी, या स्मॉल मीडियम एक्सचेंज जो है, ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज का नाम है, ठीक है ना। इस एक्सचेंज पे, ये एक्सचेंज का नाम है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, इस एक्सचेंज पे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस लिस्ट होती है, ठीक है ना। तो इन जो SME पे लिस्टेड है ना, जो उन पे इंड AS एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, याद रखना। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो स्मॉल वालों के लिए है, और जो इंड AS है वो लार्ज वालों के लिए है, बिग वालों के लिए है, ठीक है ना। अब कुछ स्मॉल और मीडियम भी होती है जो लिस्टेड होती है, पर वो SME पे लिस्ट होती है, ठीक है ना, स्मॉल मीडियम एक्सचेंज पे लिस्ट होती है वो। तो इनको हम एक्सेप्शन में रखते हैं कि ये जो है हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे इंडियास के लिए, याद रखना, ठीक है ना। ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्शन क्या है इसकी। इसकी भी देखो ऑल लिस्टेड है ना, इन दोनों की एक्सेप्शन है, ये याद रखना, एक्सेप्ट किसकी? SME की। SME की जो है वो इंड AS फॉलो करना नहीं होता उनको, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ लिख दिया है इस चीज़ की एक्सेप्शन, उसका भी येगा, ठीक है ना, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है, समझ गए। अब एक और बात रह जाती है हमारी, जो कि है ग्रुप कंपनीज़ की। ग्रुप कंपनीज़, याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब एक हाथ का रिलेशन, मैं एक हाथ का रिलेशन कहूँगा इसको, एक हाथ यानी वन हैंड, ठीक है ना, वन हैंड रिलेशन, वन हैंड रिलेशन। अब इसका क्या मतलब है, याद रखना, वन हैंड रिलेशन का क्या मतलब है। मैं क्या है, मैं, मी, मेरे पिताजी, पिताश्री, ठीक है ना, मेरा भाई या फिर कह लो बहन, यार ऐसे नाराज मत हो, बस मान लो, ठीक है ना, मेरा बेटा, सन, या फिर बेटी, ठीक है ना, डॉटर। ओके, देखो यार, ये होता है वन हैंड रिलेशन। बापू तुम्हारा ही है ना, बापू तुम्हारा है, एक स्टेज ऊपर, बस वन हैंड गए हम ऊपर, वन हैंड ऊपर गए, ठीक है ना, हम क्या गए हैं, वन हैंड ऊपर गए हैं। वैसे तो देखा जाए पिता का पिता भी तो होगा ना, वो कौन होगा, दादाश्री, दादाजी, ठीक है ना, पर हम वन हैंड की बात रखते हैं, याद रखना, हम वन हैंड की बात करें, जो सिंगल रिलेशन जाएगी तुम्हारे पास। तुम्हारे ऊपर कौन होगा, तुम्हारे पापा, तुम्हारे नीचे कौन होगा, तुम्हारा बेटा या बेटी, तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा भाई या बहन, या फिर और कौन हो सकता है, तुम्हारी पत्नी, वाइफ, ठीक है ना, और कौन हो सकता है, तुम्हारी पत्नी, वाइफ, ठीक है ना। यही होगा सिंगल हैंड का मतलब, समझ गए ना सिंगल हैंड का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे साथ के हैं सारे रिलेशन। अब याद रखना, इसमें मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि अगर मेरे को, जो ये मैं हूँ, मेरे को इंड AS एप्लीकेबल होगा, तो मेरे जो एक हाथ वाले सारे बंदे हैं, वन हैंड वाले सारे बंदे, वन हैंड वाले सभी को इंड AS एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अगर एप्लीकेबल होगा, इंड AS एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल कैसे होगा, या मैं वॉलंटरी चूज़ करूँगा, ठीक है ना, या मैं वॉलंटरीली चूज़ करूँगा, या तो मैं मैंडेटरी आ जाऊँगा गलती से, ठीक है ना, तभी ये रूल लगेगा ग्रुप कंपनीज़ का। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, तो इसका कहने का बड़ा सिंपल मतलब है, ये है AB लिमिटेड, ऊपर होगी पिताश्री की कंपनी, यानी कि ये क्या है, ये है सब्सिडरी, ठीक है ना, और ऊपर हमारे पास क्या है, AK लिमिटेड, ये कौन सी है, पेरेंट कंपनी, बापू जी, ये है बेटा जी, और इसकी भी AC लिमिटेड है हमारे पास, क्या, सब्सिडरी, फर्दर सब्सिडरी है इसकी, ठीक है ना। और एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि इसकी एक है जॉइंट वेंचर, या फिर कह लो क्या,
पहले जॉइंट वेंचर की बात कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर है JOINT लिख रहा हूँ, याद रहेगा, जॉइंट वेंचर है ना। जॉइंट वेंचर कंपनी है केड़ी, DC लिमिटेड, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसकी एक और क्या है, एसोसिएट कंपनी है, एसोसिएट कंपनी जो कि है GH लिमिटेड, ठीक है ना। अब देखो, अगर इफ़ जो AB लिमिटेड है इसकी नेट वर्थ जो है, ये देखो यार, ये ग्रेटर और इक्वल टू 250 करोड़ चली जाएगी। मान लो ये अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है ना, आज के टाइम की बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड कंपनी है, इसकी नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर चली गई, तो मेरे एक हाथ ऊपर क्या होगा, मेरा पेरेंट होगा, ठीक है ना। अगर मैं किसी की सब्सिडरी हूँ तो, ठीक है ना, तो मेरे एक हाथ ऊपर क्या होगा, मेरा पेरेंट होगा। तो सब्सिडरी का पेरेंट वो वन हैंड, ठीक है ना, वन हैंड रूल अप्लाई करना, बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वन हैंड रूल अप्लाई करना है हमने, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। मेरा पेरेंट ये, मेरा भाई ये, मेरी वाइफ ये, और मेरा बेटा ये। बोलने का नज़रिया है, वन हैंड वाले सभी इन चारों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या, इन चारों को IND AS बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करना पड़ जाएगा, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी IND AS एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा, और इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या, IND AS, ठीक है ना, समझे ना। ग्रुप कंपनीज का रूल समझ आ गया क्या है, वन हैंड वाले। अब देखो, हो सकता है कि ये जो AK लिमिटेड है, ये हो सकता है ना, ये भी किसी की फर्दर सब्सिडरी हो, इसका भी पेरेंट हो कोई, है ना, इसका पेरेंट है कोई GHI लिमिटेड, ये इसका पेरेंट है, इसका, ठीक है ना, AK का। इस पे एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, इस पे नहीं एप्लीकेबल होगा, याद रखना, इस पे नॉट एप्लीकेबल है। वन हैंड रूल है, जो एक बार का रिलेशन है, जो वन साइड का है। मेरे साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है, वन हैंड वाले डायरेक्ट रिलेशन में, ये डायरेक्ट है, इसका मेरे से लेना देना है, क्योंकि ये मेरा बापू है, ये मेरा वाइफ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, डायरेक्ट रिलेशन। या बेटे के बेटे से होगा, यहाँ पे कोई इसकी सब्सिडरी होगी, उससे होगा नहीं, उससे भी नहीं होगा। या फिर इसका कोई सब्सिडरी होगा, इससे होगा, इससे भी नहीं होगा। इसका कोई एसोसिएट होगा, उससे होगा, उससे भी नहीं होगा। समझ गए ना बात, सिर्फ मेरे डायरेक्ट रिलेशन से होगा, याद रखना इस चीज़ को, समझ गए। अच्छा, और एक चीज़ याद रखो, अब मैं कहूँ, तुम लोग यहाँ पे मेरे को फंसा सकते हो एक जगह पे, कहाँ पे, तुम लोग ये कह दोगे भैया जी आपकी AB जो लिमिटेड है उसका नेटवर्थ क्या था, उसका नेटवर्थ हुआ 250 करोड़ से ऊपर, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने फॉलो किया IND AS, ठीक है ना। आपकी वजह से आपके वन हैंड ऊपर AK ने भी फॉलो किया IND AS, आपके जॉइंट वेंचर ने भी किया, आपके एसोसिएट ने भी किया, और आपकी खुद की सब्सिडरी ने भी किया। डायरेक्ट रिलेशन वाले, है ना, ये डायरेक्ट रिलेशन वाले हैं, डायरेक्ट, ठीक है ना, D। अब अगर ये AK लिमिटेड फॉलो कर रही है, तो इसने भी यानी IND AS फॉलो किया, है ना। तो एज पर रूल अगर मैं फॉलो करूँगा, अगर अभी तो हम AB के एंगल से सोच रहे थे, अब हम AK के एंगल से अगर सोचें, AK के एंगल से अगर हम सोचें कि AK अगर फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, तो वन हैंड रूल इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा कि इसका बेटा भी करे फॉलो, इसका बापू भी IND AS फॉलो करेगा फिर तो। और इसका अगर कोई और सब्सिडरी है, कोई और की बात कर रहा हूँ, कोई और सब्सिडरी HM लिमिटेड है, देखो ये एक AK की एक ये सब्सिडरी है, AK की एक AB लिमिटेड है सब्सिडरी, ये है। देखो नॉर्मल AB के केस में ये भी नहीं होगा, याद रखना, ये भी इनडायरेक्ट है, क्योंकि ये बापू का दूसरा बेटा है, कह लो, ठीक है ना। दूसरा बेटा नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सौतेला बेटा है ये, ठीक है ना। इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, समझ गए, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, ये फेलो सब्सिडरी है, ठीक है ना। तो इस केस में मत कह देना कि ये भी होगा बेटा भाई मान लिया, वो मैंने बस बताने के लिए कहा था, एग्जैक्टली उसमें मत चला जाना कि नहीं आपका ये भी तो बेटा सब्सिडरी, वो भी तो बेटा ही लगेगा, ऐसे रूल्स मत झाड़ना मेरे आगे। पर कॉन्सेप्ट समझो अभी कि ये सब्सिडरीज फेलो सब्सिडरीज है, ठीक है ना, तो इस पर नहीं एप्लीकेबल होगा। पर अगर मैं इसके एंगल से देखूँ, अब AK के एंगल से देखूँ, तो AK अगर जब फॉलो कर रहा है IND AS, तो उसके पेरेंट को भी करना चाहिए, जैसे इसके पेरेंट को करना पड़ा था, AB के जैसे पेरेंट को करना पड़ा था, वैसे AK के पेरेंट को भी करना चाहिए, वैसे AK की सब्सिडरी को भी करना चाहिए। भाई अगर जब ऐसा ही करना होता तो ये वन हैंड रूल बनता क्या, वन हैंड रूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती ना। ये जो
ग्रुप कंपनीज वाला रूल है, डायरेक्ट रिलेशन वाला रूल है, ये बनना ही नहीं चाहिए था। फिर तो सीधा कहते कि अगर एक ग्रुप की एक भी कंपनी हो गई तो सभी को फॉलो करेगा, पूरे उनके सारे सर्कल को, सर्किट को कह लो फॉलो करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट ही कह सकते थे, ठीक है ना। तो याद रखना जो कंपनी ये ब्रेक करेगी, याद रखना जो कंपनी ये ब्रेक करेगी ये वाली चीज़ को, है ना, ये मैं मिटा रहा हूँ, जो कंपनी ये जो इनका टर्नओवर वाला सिस्टम है ये ब्रेक करके फॉलो करवाएगी अपने आप को या वॉलंटरली फॉलो करवाएगी अपने आप को, उसके साथ वन हैंड रूल लगेगा। अब ये जो एके है, एके के ऊपर दूसरी कंपनी की वजह से लगा है, दूसरी कंपनी की वजह से, ठीक है ना, इसको अपनी दूसरी कंपनी की वजह से लगा है, फॉलो करने पड़ रहे हैं इनको इंड एस, अपनी खुद की वजह से तो नहीं करने पड़ रहे ना, सेल्फ नहीं करने पड़ रहे, सेल्फ तो सिर्फ यही थी, सेल्फ जिसको करने पड़े थे, इसको किसी और की वजह, तो इसके साथ नहीं ग्रुप कंपनीज वाला रूल लगाना है, ठीक है ना, जो खुद करेगा सिर्फ उसके साथ ग्रुप कंपनीज का रूल लगेगा। होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस याद रखना मैं अपने बलबूते पे जब खड़ा हूँ, टर्नओवर या फिर कह लो टर्नओवर मत कहना यार, मेरे मुंह से निकल जा रहा है बार बार, अगर मैं अपने बलबूते पे 250 करोड़ नेटवर्थ क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरे बापू और मेरे भाई बहन और मेरे बेटे जो भी हैं इन सभी को फॉलो करना पड़ेगा। अब जो मेरे बापू है उनको किस वजह से फॉलो करना पड़ा है, मेरी वजह से, उन्होंने अपने बलबूते पे तो नहीं किया है ना, तो उनके साथ ग्रुप कंपनीज में जोड़ देना कि नहीं उनकी सब्सिडरी को भी कराएंगे, उनके पापा को भी कराएंगे, उनके पेरेंट कंपनी को भी कराएंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। चलो ग्रुप कंपनीज वाला रूल तो समझ आ गया होगा तुम लोगों को। अच्छा याद रखना, अगर जब एक की दूसरी एक और सब्सिडरी है वो भी फॉलो नहीं करेगी, याद रखना वो भी फॉलो नहीं करेगी हमारी वजह से, ठीक है ना, बता दिया है वो फॉलो सब्सिडरी वाला रूल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा कौन कौन सी है ग्रुप कंपनीज में, कौन सा है ग्रुप कंपनीज में, कौन कौन सी आ रही है, सब्सिडरी आ रही है, एसोसिएट आ रही है, जॉइंट वेंचर आ रहा है, याद रखना, ठीक है ना। क्या है, एसोसिएट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, पेरेंट भी लिख लो यार, पेरेंट कंपनी है, ठीक है ना, जिनका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन या फिर वन हैंड रिलेशन, ओके। आगे बात कर लेते हैं भैया। एसएमई लिस्टिंग का तो बता दिया, जो भी एसएमई स्मॉल मीडियम एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक रह गया हमारे पास। याद रखो जो पेरेंट कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी ये कुछ बनाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर पे ये कुछ बनाती है, क्या बनाती है एंड ऑफ द ईयर पे, ये बनाती है एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, और दूसरा बनाती है ये क्या बनाती है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो यार स्टैंड अलोन में क्या आएगा, स्टैंड अलोन में तो सिंपल है, स्टैंड अलोन में उसकी खुद की फाइनेंशियल्स, ठीक है ना, खुद की फाइनेंशियल्स मतलब भैया जी, खुद की फाइनेंशियल्स मतलब भैया जी दोबारा से बताइए यार, ये है पेरेंट की कंपनी, ठीक है ना, ये है सब्सिडरी की कंपनी, ये है जॉइंट वेंचर की कंपनी, ठीक है ना, वट एवर दैट इज़, ये उसकी खुद की, ये पेरेंट है ना, पेरेंट ये है, तो पेरेंट की खुद के, इसके खुद के फाइनेंशियल जो होंगे वो आएंगे स्टैंड अलोन में, ठीक है ना, खुद के। लेकिन जब कंसोलिडेटेड की बात करेंगे, कंसोलिडेटेड में पेरेंट, कंसोलिडेट करना, इकट्ठा कर लेना, सब्सिडरी और एसोसिएट का जो भी पोर्शन होगा इनके पास, जैसे जो मतलब जो भी है, याद रखो उन सभी की टुगेदर, सभी की फुल ग्रुप की जो फाइनेंशियल्स बनती है वो कंसोलिडेट करनी होती है, मतलब एक जगह बनानी होती है, इसके फाइनेंशियल और इसकी फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगी फिर, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगी फिर, ये बनानी होती है, ठीक है ना। अब देखो ड्राइंग तो मेरी घटिया सी है, इस पर सीरियस मत होना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तुम बस समझाने के लिए था क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब समझो बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फुल ग्रुप की फाइनेंशियल्स, ठीक है ना, पेरेंट की भी और सब्सिडरी की भी, ठीक है ना, कि पूरा बिजनेस वो कितना कमा रहे हैं या फिर उसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या, बैलेंस शीट क्या, वो सब देखना है। यही होता है ना इनकम एंड बैलेंस शीट वगैरह जो बनती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है ना, वो सब।
तो अब देखो जब स्टैंड अलोन बनानी है तब तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे इस एग्जांपल को मैं कंटिन्यू रखूँगा। देखो जब कोई कंपनी कुछ नहीं फॉलो कर रही है तो वो क्या फॉलो कर रही है, AS फॉलो कर रही है। देखो मैं नीचे ना एक ना साफ करके ड्राइंग बना रहा हूँ तुम्हारे लिए दोबारा से। अब मैं ABCD बात करूँगा, ठीक है ना। A ये है, B ये है, C ये है, ठीक है ना। A का टर्नओवर क्या है यार, नेटवर्थ है भैया जी, मेरे मुंह से टर्नओवर ही निकली जा रहा है, 250 करोड़ से प्लस है, ठीक है ना इसका टर्नओवर, जिसकी वजह से ये इंड AS फॉलो कर रहा है। ये क्या है, ये पेरेंट कंपनी है। B क्या है, सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी है। ये फर्दर सब्सिडरी ऑफ B है, सब्सिडरी ऑफ B है ये, ठीक है। अब वन हैंड रूल की वजह से इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, बात तो एक ये है, ठीक है ना। अब मैं समझा रहा हूँ, कुछ समझ लो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, एक C है, एक D है। D क्या है, ये क्या, सब्सिडरी ऑफ A की एक और सब्सिडरी, वो बताया था ना फेलो सब्सिडरीज, ये भी सब्सिडरी है A की, ये भी सब्सिडरी है, दोनों सब्सिडरी A की ही है, ये भी A की है, ये भी A की है। क्या इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, याद रखना, बताया था मैंने ऊपर क्यों नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये सौतेला है, याद रखना, ठीक है ना।